रतन टाटा। जी हाँ, मैं आज बात करूंगा रतन टाटा की। रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। यह बात भी आहिस्ता आहिस्ता अब पुरानी होती जा रही है, लेकिन उन पर चर्चा करने के लिए बैठा हूं तो जाहिर है कुछ खास मकसद है, कुछ खास बातें हैं। वैसी बातें जो रतन टाटा को लेकर नहीं की गई है। तो आगे बढ़ने से पहले, मृत्यु ही तो जन्मना का आखिरी सत्य है। इन्हीं दो के बीच का फासला ही तो जीवन व्यापार का अद्भुत और विस्तृत क्षेत्र है। यही नियोजित और नियोजित पूर्व नियोजित कारोबार अपनी प्रकृति के अनुसार संचालित होता रहता है। तो महाभारत में भी एक प्रसंग है, आप उसको देखेंगे। उसका सार मैं बता रहा हूं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। तो इसका सार यह है कि जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में व्यर्थ सोचना क्या। जो प्रत्यक्ष वर्तमान है उसको खूबसूरत बनाने के निरंतर प्रयास में लगे रहें, इसी में जीवन की सार्थकता है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी हो चाहे न हो। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी हो चाहे न हो। यह आनंद फिल्म का संवाद है। यह फिल्म 1971 में आई थी, जिसने हमें यह ज्ञान दिया था। तो रतन टाटा को किस रूप में याद करूं, किस रूप में नहीं करूं। रतन टाटा हमारे बीच नहीं है तो जाहिर है उनका जो कृतित्व है, व्यक्तित्व है, उसकी ही चर्चा हो रही है। वे इस धराधाम से विदा हो गए तो अपने साथ कुछ नहीं ले गए। तो जाहिर है उन्होंने जो कुछ किया धरा, वह इसी धरा पर है और चर्चा उसी की होगी। जो कुछ किया धरा है अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चला है। और आज हम जब उनके बारे में जो कुछ कह रहे हैं तो वह भी इतिहास का हिस्सा बनेगा। तो जाहिर तौर पर जब व्यक्ति विशेष की या किसी की चर्चा हो तो भारत की एक परंपरा रही है, खासतौर से ये पूरी दुनिया की परंपरा है कि इंसान के बारे में सकारात्मक बातें ही होती है उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद। नकारात्मक पक्षों की पूरी तरह अनदेखी होती है। लेकिन चूंकि बातें कही जा रही है और जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कही जा रही है जो इतिहास का हिस्सा बन चुका है, तो उनके बारे में कही गई बातें भी इतिहास का हिस्सा होगी। तो फिर जब हम इतिहास सृजन की प्रक्रिया में शामिल हों, उसका हिस्सा बन रहे हों, तो फिर दोनों पहलू की चर्चा जरूरी हो जाती है। यही तकाजा है, यही ईमानदारी का तकाजा है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वह बातें मेरी नहीं है, लेकिन मैं उन बातों से सहमत हूं, उन विचारों से सहमत हूं। आप भी सुनिए, असहमति की पूरी गुंजाइश है, सहमति की भी पूरी गुंजाइश है। सहमति असहमति के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो प्रतिक्रिया भी देंगे। जिस तरीके से संजीदा होकर आप सुनेंगे, उसी तरीके से संजीदा होकर प्रतिक्रिया भी देंगे। प्रतिक्रिया का स्वागत रहेगा, इंतजार रहेगा। तो रतन टाटा को कैसे याद करें। हम यह नहीं नकार सकते कि वे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले स्टील उद्योग के जनक थे और उन्होंने झारखंड में एक ऐसे औद्योगिक शहर का निर्माण किया जो अपने दौर का एक शानदार औद्योगिक शहर था। हम यह भी कह सकते हैं कि वे अन्य पूंजीपतियों की तुलना में सदैव और विनम्र थे। उनकी विनम्रता की, सहृदयता की बातें हो भी रही है, कही भी जा रही है कि वे अन्य पूंजीपतियों से अलग थे।
लेकिन उससे बड़ा सच और कड़वा सच यह है कि जिस औद्योगिक शहर का उन्होंने निर्माण किया वह दर्जनों आदिवासी गांव को उजाड़ कर बना था और उस औद्योगिक शहर से आदिवासी खदेड़ कर निकाल दिए गए थे। शुरुआती दौर में कुछ आदिवासियों को भले रोजगार मिला हो, अब वह स्थिति नहीं रही। अब वह कुल मिलाकर बहिर्गतों का बहिरागतों का जो बाहर से आने वाले लोग हैं बहिरागतों का शहर है। जाहिर है जिन लोगों को टाटा शहर में रोजगार और ठिकाना मिला उनके लिए टाटा सम्मानित हैं, लेकिन वह समाज उन्हें कैसे याद करे जिनकी कब्र पर यह औद्योगिक शहर बना, जिनके हृदय में कलिंग नगर में मारे गए 13 आदिवासियों की चिताएं सुलग रही है। कलिंग नगर उड़ीसा की बात है। एक और पहलू को हमें समझना चाहिए। पूंजीवाद विकास का एक चरण है और जैसा कि मार्क्स ने कहा है कि इसने दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन दो विश्व युद्ध और अभी चल रहे दो भीषण युद्ध रूस और यूक्रेन तथा इजराइल और ईरान युद्ध भी इसी व्यवस्था की देन है। लोहा तो सदियों से आदिवासी बनाते रहे हैं, लेकिन इसके लिए दूसरों को उजाड़ कर कॉलोनी नहीं बनाई। मुझे याद है कि रोजमर्रा की जरूरत के सामान, तमाम तरह तरह के कृषि योग्य सामान कभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खुद बनाए जाते थे। उनसे हजारों हजार लोगों का जीवन चलता था, लेकिन टाटा कंपनी सब कुछ बनाने लगी और वह ग्रामीण व्यवस्था की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। आज जो चतुर्दिक बेरोजगारी का आलम है यह पूंजीवादी व्यवस्था की ही देन है और इस लिहाज से टाटा और अंबानी में कोई फर्क नहीं है। दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं और इस तथ्य में भी कोई फर्क नहीं कि उनका औद्योगिक संसार सरकारी सहूलियत और आम जन के पैसे से ही चलता था, चाहे वह शेयरों के रूप में हो या फिर बैंक कर्ज के रूप में। रतन टाटा के साथ झारखंड का एक अध्याय खत्म हुआ। दुनिया उसी तरह बदस्तूर चलती रहेगी। वे भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सके। तो आगे बढ़ते हुए आप देखे होंगे कि आम और खास की बात छोड़ दीजिए, मीडिया में भी वैसे चेहरे भी जो सरकार के खिलाफ आक्रामक होते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रामक होते हैं, सरकार उनके आलोचना के केंद्र में होती है, वैसे लोग भी रतन टाटा की बात करते हुए सिर्फ श्वेत पक्ष की चर्चा कर गए, श्याम पक्ष पर जाना किसी ने मुनासिब नहीं समझा। चाहे पानी पी पी कर भाजपा और नरेंद्र मोदी को कोसने वाले पत्रकार रवीश कुमार हों या कोई और। तो रवीश कुमार रतन टाटा की महानता को याद कर रहे थे। आंखों के सामने लहरा रहा था कलिंगा नगर का खौफनाक मंजर। लोकप्रिय जनभावनाओं के खिलाफ लिखते बोलते मुझे कई बार घबराहट होने लगती है, लेकिन पाखंड बर्दाश्त भी नहीं होता। कल जब रात में सॉरी 2 दिन कबल जब रात में रवीश कुमार अपने वीडियो में रतन टाटा की महानता को याद कर रहे थे, उस समय मेरी आंखों के सामने तैरने लगा उड़ीसा के कलिंगा नगर में 2006 में हुआ वह हत्याकांड, जिसमें टाटा कंपनी के बनने वाले दीवार को रोकने के क्रम में निरीह आदिवासियों को पुलिस ने गोलियों से भून दिया था। इस कांड में 12 आदिवासी मारे गए थे और 35 से 40 बुरी तरह घायल हुए थे। मृतकों के शवों को जब परिजनों को सौंपा गया तो कहीं के पंजे कलाई तक गायब थे। वह 2 जनवरी 2006 का दिन था। एक दिन पहले जब दुनिया नए साल का जश्न मनाने में डूबी हुई थी, उड़ीसा पुलिस और अफसरान अगली सुबह आदिवासियों के सामूहिक आखेट की तैयारी कर रहे थे। कलिंग नगर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में पुलिस के प्लाटून गश्त लगाने लगे थे और 2 जनवरी की सुबह अंधेरे टाटा कंपनी के भवन के सामने पुलिस के 9-10 प्लाटून आधुनिकतम हथियारों के साथ इकट्ठा हो गए थे। उनके संरक्षण में 5 डोजर भी खड़ा कर दिए गए थे। जिस जगह पर यह आखेट हुआ वह जगह नुआ गांव कहलाता है। गांव के सामने विस्तृत मैदान, उसके बाद ढलान और एक रिस्काय नदी जिसमें बरसात में ही पानी दिखाई देती है। उसके बाद उठान जो आगे जाकर एक प्रमुख सड़क से मिलती है।
उसी सड़क के किनारे एक चहारदीवारी के अंदर था टाटा कंपनी का काम चलाऊ प्रशासनिक भवन। उसके चारों ओर विस्तृत खितिहर जमीन। उस क्षेत्र विशेष के उत्तर में है क्योंझर जिला का दैतारी प्रखंड, पूरब में जाजपुर जिला, रेलवे स्टेशन और बाजार, दक्षिण में चंडीकुल बाजार जो बड़का गांव कटक मुख्य मार्ग के विशाल हाईवे के नीचे अवस्थित है। उसी दिशा में दिखता है बड़ा सूरी पहाड़। दतारी और जाजपुर रोड के बीच में थी 10,000 एकड़ विवादित जमीन। करीब में दतारी की तरफ है जिंदल का नीलांचल इस्पात, कोणार्क और कोकुलेन कारखाना। पूरब में बहती है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड से निकली शंख और कोयल नदी से मिलकर बनी है। उसी मिलन स्थल पर है राउरकेला। करीब 10 बजे पुलिस के संरक्षण में डोजरिंग शुरू हुआ। भीमकाय मसूनों की आवाज सुन लोग अपने घरों से निकल पड़े। उन्हें इस बात का अंदेशा तो था, लेकिन ऐसा 2 जनवरी को होगा यह अनुमान उन्हें नहीं था। उस दिन मौके पर उपस्थित लांडू बिरुआ कहते हैं, लोग चंपा कोयला गांव की तरफ से विरोध के लिए निकले। चूंकि पूर्व में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत होती थी, इसलिए कुछ लोग बातचीत की नीयत से उनकी तरफ बढ़े। क्यों हो रहा है डोजरिंग? लेकिन वे कुछ पूछते बात करते इससे पहले ही बिल्कुल करीब से उनमें से कुछ को छाती में उनमें कुछ को गोली मार दी गई। पहली खेप में पुलिस की गोलियों के शिकार वही लोग थे जो बातचीत के लिए उनकी तरफ बढ़े थे। 4 लोगों को गोली लगी थी। वे 4 थे मुकुंदा बाकीरा, लांडू जकीरा, भगवान साय और सुदाम बारला। उनके घायल होकर गिरने के बाद पुलिस के जवान करीब पहुंचे और उन्हें कुंदों से भी पीटने लगे। उसके बाद तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। उसके साथ आंसू गैस के गोले और जहां तहां दबा कर रखे गए माइंस फट पड़े। चारों तरफ धुआं ही धुआं। घायलों को उठाने के लिए आगे बढ़ने वालों पर भी फायरिंग। यह सिलसिला 2.5-3 घंटे तक चलता रहा। देखते देखते कोहराम मच गया। लोग भागे, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग चलती रही। बीच में इधर उधर से पथराव भी हुआ, तीर चले, लेकिन पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच काफी दूरी थी, इसलिए पुलिस को कोई खास क्षति नहीं हुई। सिर्फ एक पुलिस कर्मी घिर जाने पर क्रुद्ध भीड़ के आक्रोश का शिकार हुआ। कुल 12 आदिवासी मारे गए और एक पुलिसकर्मी। गोलियों के शिकार 6 लोगों को पुलिस अपने साथ ले गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस वक्त तक वे मरे नहीं थे। बाद में उनके सब उनके परिजनों को सौंपे गए, लेकिन उनके हाथ कलाई तक कटे हुए थे। उनके नाम है भगवान सोए, लांडू जकीरा, आटी जामुदा, मुकुंदा बाकीरा, रामो गगराई और बोना बोदरा। 35 घायलों को उठाकर ग्रामीण कटक अस्पताल ले गए। ऐसे आदिवासी स्त्री पुरुषों की संख्या काफी थी जिन्हें कुंडों से पीटा गया था। तत्काल वे अस्पताल नहीं गए, लेकिन 2-4 दिन बाद वे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। 2 जनवरी को फायरिंग हुई। डोजरिंग ठप हो गई। दिन के 3 बजे तक तो डोजर मशीनी और पटनायक सरकार की वीर बाकुड़ी पुलिस भी घटनास्थल से गायब हो चुकी थी। रह गया तो सेफरुदन, शोक और आक्रोश। सोमारी आलड़ा कहती है, वह हम यदि एकजुट होकर आंदोलन जारी रखें तो हमें कोई झुका नहीं सकता। हम संविधान में बदलाव चाहते हैं, ऐसा कानून चाहते हैं जिससे किसानों को अपनी जमीन से नहीं उठना पड़े। कलिंग संघर्ष 3 जनवरी के अखबारों की सुर्खी बना और उतर गया। जितनी खबरें आई उसमें यह भ्रम और संदेह भी शामिल करने की कोशिश हुई कि विकास के लिए प्रतिबद्ध टाटा कंपनी वैधानिक कानूनों के तहत अपना कार्य निर्माण करने पहुंची थी, लेकिन आदिवासियों ने हमला किया और एक पुलिस कर्मी को मार डाला। इसके बाद पुलिस फायरिंग हुई, यानी जमीन छीनने के लिए मारने वाला निर्दोष और अपनी जमीन का छीनने से बचाने के लिए जान देने वाला समाज हमलावर। लेकिन घटनास्थल के मुआयने, परिस्थिति दंडसाथ और ग्रामीणों के बयान से यह तथ्य खुलता है कि पुलिस प्रशासन उद्वेलित आदिवासी समाज को सबक सिखाने की पूरी तैयारी करके वहां गया था। यह बात तो अब वहां के निलंबित पुलिस अधिकारी भी स्वीकार कर चुके हैं कि आदिवासियों पर हमले पहले पुलिस ने किया। कुछ परिस्थिति दंडसाथ भी इस बात को चिक चिक कर कहते हैं कि सरकार भी इस बात को कहते हैं कि सरकार के इस अभियान में आदिवासियों को कीड़े मकोड़े समझने का भाव छलक पड़ा था। जिन 6 घायलों को पुलिस इलाज के लिए ले गई वे मौत के शिकार हुए, जबकि जिन्हें आंदोलनकारी स्वयं कटक अस्पताल लेकर गए उनमें से सब के सब जीवित रह गए।
सरकारी अस्पताल में भर्ती 35 घायलों में से 17 के शरीर में गोलियां धंसी थी। एक बालक के गले में तो 9 जनवरी तक गोली धंसी रही। पुलिस फायरिंग में अधुनितम अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया। 303 नहीं, SLR, लाइट मशीन गन जैसे हथियार। घायलों में से अधिकांश की पीठ पर गोली लगी थी। पीठ में घुसी गोली अस्पताल में आगे से चीर कर निकाली गई। इसका अर्थ यह हुआ कि लोग घटनास्थल से काफी दूर थे या भाग रहे थे, न कि करीब से हमला कर रहे थे। उन्हें खदेड़ते हुए गोली मारी गई। पुलिस जिन 6 घायलों को अपने साथ ले गई और बाद में जिनका सब ग्रामीणों के हवाले किया, उनके शरीर पर मारपीट के निशान पाए गए। यही नहीं, उनके पंजे कटे हुए थे। पुलिस प्रशासन और चिकित्सकों के पास इस सवाल का कोई युक्तिसंगत जवाब नहीं कि इस पाशविक कृत्य का मकसद क्या है। आरोप तो यह है कि जिन घायलों को पुलिस अपने साथ ले गई, उन्हें तरह तरह की यातना देकर मार डाला और अंग भंग कर उनके शवों को लौटाया। मकसद यह कि झारखंड से उस क्षेत्र में गए आदिवासियों को ऐसा सबक सिखाए कि वे दोबारा उड़ीसा के औद्योगिक विकास का विरोध करने का साहस नहीं कर सके। दबे स्वर में यह तर्क भी दिया जा रहा है कि उंगलियों के निशान लेने के लिए हाथ काटे गए। लेकिन आदिवासी समाज हाथ काटने का अर्थ ज्यादा अच्छी तरह समझता है। वह जानता है कि यह उसकी सांस्कृतिक परंपरा को ध्वस्त करने की वैसी ही प्रक्रिया है जैसे ब्रिटिश हुकूमत ने अपनाई थी। यहाँ के आदिवासी समाज में अंत्येष्टि के वक्त का एक विधान यह है कि गांव घर का बुजुर्ग मृतक की हथेली में धान रखता है और इस कामना के साथ अपने हाथ में ले लेता है कि मृतात्मा गांव की समृद्धि का आशीष सौंप कर जा रहा है। आशीष के प्रतीक रूप में धान को घर में सहेज कर रखा जाता है। पुलिस ने मृतकों के हाथ काटकर आदिवासी समाज की इसी सांस्कृतिक परंपरा पर चोट की। जिस 10,000 एकड़ जमीन पर सरकार अपना दावा पेश कर रही है, वह बंजर या पड़ती जमीन नहीं है। उस पर आदिवासी सैकड़ों वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। यह जमीन उन्होंने अपने पुरखों की हड्डी और खून पसीने से खेती के लायक बनाई है, आबाद की है। यह बात बेईमानी है कि उस जमीन का सरकारी पट्टा उनके पास है या नहीं। घटना के बाद ग्रामीण ने उस क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी। कलिंग नगर में प्रवेश करने वाली मुख्य सड़क की कई सड़कों को काट दिया गया। किनारे पेड़ रख काट कर गिरा दिए गए। पुलिस प्रशासन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। आंदोलन से सहानुभूति रखने वालों, मीडिया कर्मियों और राजनीतिक दलों के नेताओं को प्रवेश की छूट है। विस्थापन विरोधी जनमंच सुकिंदा एरिया कमेटी के अध्यक्ष चक्रधर हाईबुरु के घर के पास सामूहिक भोजन बन रहा है। वहां दिन रात ग्रामीणों की संख्या में स्त्री पुरुष और बच्चे जमे रहते हैं। आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जाती है। चक्रधर हाईबुरु कहते हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक नाकेबंदी जारी रहेगी। आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है टाटा कंपनी एवं अन्य बहुदेशीय निजी कंपनियां उस क्षेत्र से जाएं। आदिवासी अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। घटना के लिए जिम्मेदार नवीन पटनायक और उनके वित्त मंत्री प्रफुल्ल घरई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। आपको बता दें कि यह जो बातें मैंने कही है वह उस संक्षिप्त पुस्तक का अंश है जिसे घटना के बाद लिखी गई थी। तो आज की तारीख में जो हालात हैं उसमें आप देखेंगे कि नवीन पटनायक सरकार की विदाई हो चली है। राजनीति में यही होता है। आज आप सत्ता में हैं, सत्ता की ताकत के बूते जो कुछ भी करते हैं उसका फलाफल आपको भुगतना पड़ता है। आज न कहीं कल सही, कल न कहीं परसों। तो नवीन पटनायक सत्ता से बाहर हैं। भाजपा जो कभी उनके साथ गलबहियां कर उड़ीसा की राजनीति में हाथ पांव मार रही थी, आगे बढ़ने का जतन कर रही थी, आज उसी भाजपा ने उनसे सत्ता झटक लिया और सत्तासीन हो गई। आप देखेंगे कि मैंने टाटा के इस उड़ीसा नगर उड़ीसा के प्रोजेक्ट की चर्चा की। आप आएंगे पश्चिम बंगाल में तो वहाँ भी टाटा के नैनो प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे तो सिंगूर की चर्चा हो जाएगी। रतन टाटा का तो लखटकिया नैनो ड्रीम प्रोजेक्ट था।
वहां भी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी ने आंदोलन किया था। आंदोलन का फलाफल यह निकला कि टाटा को बंगाल से बाहर होना पड़ा, प्रोजेक्ट लेकर निकलना पड़ा, और उस प्रोजेक्ट को लगाने में साथ देने वाली तब की वाम मोर्चा की सरकार भी बिखर गई, तहस नहस हो गई, और ममता ने बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमा लिया। आज भी सत्ता पर काबिज है। उधर टाटा को तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया, अपने यहाँ जगह दी, और टाटा का जो नैनो प्रोजेक्ट है वहाँ लगा और फिर आगे बढ़ा। तो एक तरह से जो टाटा का लटकिया जो नैनो प्रोजेक्ट था, जो रतन टाटा का सपना था, वह गुजरात की धरती पर जाकर साकार हुआ। तो अभी जो बातें कही गई, जब इसे सोशल मीडिया पर रखा गया तो प्रतिक्रिया भी आई। एक प्रतिक्रिया सकारात्मक रही, दूसरी सकारात्मक रही, तीसरी रही, मतलब सकारात्मक रही, तो फिर नकारात्मक प्रतिक्रिया भी आई। नकारात्मक पूर्ण रूप में नहीं, लेकिन असहमति वाली, पूर्ण असहमति नहीं। तो आप सुनिए। डॉक्टर राम कविंद्र झारखंड से हैं, जमशेदपुर से हैं। वे समकालीन चिंतन के संपादक भी हैं। उन्होंने प्रतिक्रिया दी। टाटा घराने की क्रूरता की चर्चा होते हैं, कुछ लोगों को परेशानी होने लगती है। ये वैसे ही लोग हैं जो एनजीओ के मानवतावादी काम में पूंजीपतियों और उनके विदेशी आकाओं के सहयोग का हवाला देकर उनके चेहरे पर सौंदर्य का लेप चढ़ाते हैं। अभी कुछ लोग पूंजीपतियों, यहाँ टाटा घराना के पक्ष में उड़ीसा सरकार की भूमिका की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में सरकारें समस्त पूंजीपति वर्ग की प्रबंधन कमेटी होती है, और संकट की घड़ी में उनके पक्ष में खड़ा होकर गोली चलवाने में भी नहीं हिचकती, चाहे मुख्यमंत्री किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो। इस मूल पाठ को हरगिज याद रखना चाहिए। रही बात रवीश कुमार की, यह मत भूलिए कि वे चाहे जितने प्रखर पत्रकार हों, वे भारतीय पूंजीवाद के आदर्श पुरुष रतन टाटा के खिलाफ नहीं बोल सकते। साथ ही विनोद ने अपनी पुस्तक का अंश प्रस्तुत कर जनता की बड़ी सेवा की है, इसके लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि जो मैंने बातें कही वह विनोद की ही हैं। विनोद कुमार झारखंड से हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं। उन्होंने कई गंभीर विषयों पर पुस्तकें लिखी है। तो एक डेमका सोय की भी प्रतिक्रिया है। टाटा घराने को भारत के सबसे बड़े उपाधि से सम्मानित किया गया है, और आज विश्व स्तर पर रतन टाटा के देहांत पर शोक संदेश का तांता लगा रहेगा। कारपोरेट साम्राज्य का भारतीय संस्करण में टाटा ही विदेशों का नेतृत्व किया है, और वह भारत के आदिवासियों का दमनात्मक कार्रवाइयों से पीछे नहीं हटे, न कभी आदिवासियों की पीड़ा को सुनने का उपक्रम किया, न किसी दिन यह एहसास किया कि टाटा का 1907 में बना सिंहभूम का यह प्लांट समुचित आदिवासियों को विस्थापित करने, सचमुच आदिवासियों को विस्थापित करने के बाद उनके परिवार और उनकी जीवन शैली या संस्कृति, जल जंगल जमीन का मूल्यों को सचमुच सम्मान देता हो। कभी नहीं, बल्कि टाटा के दृष्टिकोण में उनकी कंपनी का लगातार बड़ा बनते जाना ही उद्देश्य था, न कि उन जमीन के मालिकों को उनके द्वारा निर्मित समृद्धि का साझेदार बनाकर विश्व स्तर पर एक मानक स्थापित करते। नहीं सर जी, औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए जमीन ग्रहण आवश्यक होता है। यह एक अन्य प्रतिक्रिया है जो असहमति भरी है कि नहीं सर जी, औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए जमीन अधिग्रहण आवश्यक होता है, चाहे वो देश के किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में हो। विस्थापितों को मुआवजा, रोजगार उपलब्ध कराई जाती है, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो एक अन्य प्रतिक्रिया है कि पूंजीवादी सोच न होकर जनहित, देश हित में मानव विकास के लिए काम किया जाए तो काबिले तारीफ है। स्वर्गीय रतन टाटा जी की सोच, उनका चरित्र अंबानी अडानी ग्रुप से भिन्न है, अतः वे श्रद्धेय और सम्मान के हकदार थे। तो एक और प्रतिक्रिया है, विकास के नाम पर विस्थापन का दर्द जिसने करीब से देखा था,
देखा या भोगा नहीं है उसे भला कैसे पता चलेगा कि यह दर्द क्या और कैसे होता है। एक प्रतिक्रिया है, क्षमा चाहूंगा इसलिए कि किसी की तुलना किसी से मत कीजिए। अगर ऐसा ही होता तो आज सबसे बड़े और सबसे धनवान पूंजीपतियों का नाम टाटा ही होता। तो जो असहमति की बातें आई है उसमें भी जवाब छिपा है कि टाटा औरों से भिन्न है। तो भिन्न है तब तो चर्चा भी हो रही है, यह बातें कही भी जा रही है कि टाटा अडानी अंबानी से भिन्न थे। जो एक उदाहरण दिया जा रहा है आज की तारीख में, जो भारत की समृद्धि की चर्चा, कथित समृद्धि मैं कहता हूं इसको, जो पूरी देश दुनिया में की जा रही है, और उस समृद्ध लोगों की सूची में जब अडानी अंबानी एक नंबर से शुरू होते हैं और उसमें टाटा का नंबर पीछे होता है, तो जाहिर तौर पर जब तुलना करेंगे तो देखेंगे कि टाटा के मुकाबले जो सार्वजनिक रूप से किया धारा है, जो जनहित में, देश हित में, मानव विकास में, वह टाटा का ज़्यादा किया धारा है। तब तो इस बात की चर्चा हो रही है। इस बात की चर्चा मैंने शुरू में भी की और इस लेखक ने भी किया कि हम यह नकार नहीं सकते कि वे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले स्टील उद्योग के जनक थे, और उन्होंने झारखंड में एक ऐसे औद्योगिक शहर का निर्माण किया जो अपने दौर का एक शानदार औद्योगिक शहर था। हम यह भी कह सकते हैं कि वे अन्य पूंजीपतियों की तुलना में सदैव और विनम्र थे। तो लबोलुआब यह कि जब किसी व्यक्ति की चर्चा हो, बातें हो, खास तौर से वैसे समय में जब वह हमारे बीच नहीं रहा, और जब उनके बारे में कही गई बातें जो आपके हवाले से, मेरे हवाले से, वह भी उनकी तरह इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है, तो फिर दोनों पक्षों की चर्चा जरूर होनी चाहिए। श्वेत पक्ष की चर्चा करेंगे तो श्वेत पक्ष की चर्चा हो तो श्याम पक्ष की भी हो। इससे जब कल की पीढ़ी इतिहास के पन्ने पलटेगी और फिर संजीदा होकर मूल्यांकन करेगी, तो दोनों पक्षों को देखकर मूल्यांकन करेगी और फिर तदनुरूप अपना कदम बढ़ाएगी। इतिहास का यही काम होता है। इतिहास से लोग सीखते हैं, वर्तमान में उस पर अमल करते हैं और भविष्य गढ़ते हैं। तो नमस्कार।